अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। गांव में बकरियां चराते चराते मैं दूर कब्रिस्तान की तरफ निकल गया। वहां कब्रिस्तान में एक कमज़ोर से दीवाने से इंसान को गड्ढा खोदते देखा तो सोचा क्यों न इसके पास जाकर गड्ढा खोदने का सबब मालूम करूं। यही सोचकर मैं उस नौजवान लड़के के करीब आ गया। शक्लो सूरत से तो वो 21-22 साल का लगता था, लेकिन ना जाने किन मजबूरियों की वजह से वो टूटा टूटा थका थका लगा। चेहरा मुरझाया हुआ और उतरा हुआ लगा। पहले तो महसूस हुआ जैसे ये अपनी कब्र खोद रहा हो। फिर यह ख्याल मैंने दिल से झटक दिया क्योंकि वो नौजवान था, उसे तो अभी लंबी जिंदगी जीनी थी। मैंने उसे जाकर सलाम किया तो उसने अपने हाथ रोक लिए और बड़े अदब से लेकिन आंसुओं के साथ सलाम का जवाब दिया। उसके बाद उसने गड्ढा खोदने के लिए हाथ चलाना शुरू कर दिए। तो मैंने दोबारा सवाल कर डाला, आप ये गड्ढा क्यों खोद रहे हैं? उसने अजीब सी नज़रों से मेरी तरफ देखा और कहा, मुझे इसमें अपना प्यार दफन करना है। एक चुड़ैल का बनावटी प्यार दफन करना है जिसने मेरे खुलूस को, मेरे प्यार को मजाक समझा और मेरा सब कुछ बहा कर ले गई। आज मैं अपने उस झूठे प्यार को हमेशा के लिए दफन करना चाहता हूँ। ये लफ्ज़ सुनने के बाद मुझे उसके अंदर एक चीखती और तड़पती हुई कहानी नजर आई। मैंने उसे मजीद टटोला, कौन सी चुड़ैल और कैसी तबाही? मेरी इस बात पर वो रो दिया और बोला, ये आपको जो कब्रें नजर आ रही हैं ये सब मेरे खानदान की हैं। ये मेरे बाप की कब्र है, ये माँ की और ये मेरे बहन भाइयों की कब्रें हैं। ये लफ्ज़ सुनकर मैं कांप कर रह गया। क्या हुआ उन्हें? कैसे मरे हैं ये सब? किसने मारा है इन्हें? इन्हें चुड़ैल ने मारा है, काली सूरत वाली डायन ने मारा है जो आहिस्ता आहिस्ता सबको निगलती रही, इनके खून से अपने जालिम दांतों को रंगती रही। मैंने कहा, मुझे ज़रा तफसील से बताओ। उसे मैंने हौसला दिया तो उसने अपनी आंखों से बहने वाले आखिरी आंसुओं के 2 कतरों को अपने बाजू से साफ किया और कहानी सुनानी शुरू कर दी। हमारा घराना 14 अफराद पर मुश्तमिल था। वालिदैन के अलावा हम 6 भाई और 6 बहनें थीं। मैं बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। मेरी उम्र उस वक्त 20 साल थी। मुझसे छोटा एक भाई, फिर बहन, फिर भाई, यानी जो सबसे छोटी बहन थी तकरीबन 5 साल की थी। अब्बू एक प्राइवेट इदारे में मुलाजिम थे। गांव में कुछ अपनी ज़मीन थी जिससे घर का खर्चा बखूबी चलता था। एक दिन सख्त दोपहर थी और मैं अपनी फसलों की देखभाल के लिए खेतों में गया। हमारे खेतों में 3-4 पुराने दरख्त थे। मैंने सोचा क्यों न ये दरख्त काट डालूं ताकि इसकी लकड़ी घर में जलाने के काम आ जाए। लिहाजा मैंने कुल्हाड़ी ली और एक दरख्त के करीब चला गया और उसे काटना शुरू कर दिया। यह दरख्त काटने के बारे में अब्बू ने कई दफ़ा मना किया था, लेकिन मैंने टाल मटोल से काम लिया। अब्बू का कहना था कि दरख्तों के साए तले फसल नहीं होती। वाकई अब्बू जान की बात दुरुस्त थी। बाकी फसल की निस्बत दरख्त के नीचे वाली फसल कमज़ोर और वीरान थी। मैंने काफ़ी मेहनत के बाद वो दरख्त नीचे गिरा दिया। इस दौरान मुझे ऐसा महसूस होता रहा जैसे कोई मुझे रोक रहा हो, लेकिन मैंने उसे वहम समझा और दरख्त काट डाला। इसी तरह दूसरा, तीसरा और चौथा, तमाम दरख्त एक ही दिन काट डाले। जब आखिरी दरख्त जो सबसे बड़ा और पुराना था, जब काटा तो अजीबोगरीब डरावनी आवाज़ें सुनाई दी और जो बाकी दरख्त काटे थे वहां से भी अजीबोगरीब आवाज़ें उभरने लगी जो चंद लम्हों के बाद ख़त्म हो गई थी। उन आवाज़ों के ख़त्म होते ही एक भयानक चेहरा जो पहले धुंधला सा लगा फिर बिल्कुल ठीक नजर आया। फिर एक भयानक चेहरे और अजीब किस्म की जिसामत वाली औरत को देखकर मेरी आवाज़ अंदर ही अंदर रह गई। एक तो थकावट और दूसरा दहशत से मेरा पूरा जिस्म पसीने में भीग रहा था। उस चुड़ैल की आंखों में खून उतर आया। एक कहकहा उभरा और बोली, इकबाल, तुमने मेरा खानदान तबाह कर दिया है, हमारी बस्ती उजाड़ दी है, हमारी नस्ल का खून किया है। तुम्हें भी अब इन सब मौतों का बदला चुकाना होगा, हमारी बस्ती तबाह करने का हिसाब देना होगा। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी ख़त्म कर दूँ, लेकिन नहीं। जिस तरह मैंने अपने ख़ानदान की अमवात अपनी आंखों से देखी हैं, तुम भी देखोगे। इसके बाद तुम्हारा घर उजाड़ दिया जाएगा। इतना कहने के बाद वो गायब हो गई थी और मुझे वहां दरख्तों के दरमियान से धुआं उठता साफ नजर आ रहा था। चीहो पुकार का सिलसिला भी मुझे साफ सुनाई दे रहा था। मैंने बहुत बड़ी हिमाकत कर दी थी जिसका पछतावा वो आज भी है, लेकिन जो होना था सो हो गया। मैं घर चला आया। चुड़ैल की भयानक शक्ल नज़रों के सामने थी। घर जाते ही मुझे सख्त बुखार ने अपनी लपेट में ले लिया। बुखार में वही चुड़ैल बार बार नज़रों के सामने आती रही और अपनी चमकती आंखों और खूनी दांतों से मुझे खौफजदा करती रही। वालिदैन मेरी हालत देख देख कर तड़पते रहे थे।
لیکن پھر چند دن بعد ہی میں صحت یاب ہو گیا۔ گاؤں کے کسی بزرگ نے بتایا تھا کہ فلاں جگہ جا کر دم کراؤ، کچھ نہیں ہوگا۔ امی نے مجھے ان بزرگ کے پاس بھیج دیا جو ہمارے گاؤں سے 5 میل کے فاصلے پر تھے۔ میں نے سائیکل لی اور ادھر کا رخ کر لیا۔ راستے میں قبرستان آتا تھا۔ جب قبرستان کے قریب پہنچا تو مجھے قبرستان کے عین وسط میں ایک حسین و جمیل دوشیزہ اداس بیٹھی نظر آئی۔ وہ اتنی حسین تھی کہ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی سائیکل کے بریک لگا دیے اور ایک درخت کے سائے میں کھڑا ہو گیا، اور میں کافی دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ اس نے بھی یہ بات محسوس کر لی تھی کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ میں نے اس کے اداس اور مرجھائے ہوئے چہرے پر ایک چمک دیکھی۔ اس نے اپنے بازوؤں میں سرخ رنگ کی پہنی ہوئی چوڑیوں کو کھنکایا۔ اس کے بعد اپنی جگہ سے اٹھی اور آہستہ آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی میرے قریب آئی اور مجھے ایک نظر دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی اور پھر آگے بڑھ گئی۔ میں نے بھی اس کی مسکراہٹ کا جواب مسکراہٹ میں دیا۔ میں بجائے کہ بزرگ کے پاس جانے کے واپس گاؤں کی طرف چل دیا۔ میں راستہ بھر اس کے بارے میں سوچتا رہا کہ وہ اس جلتی دھوپ میں اکیلی قبرستان میں کیا کر رہی تھی۔ شاید اس کا اس دنیا میں کوئی نہ تھا، کیا پتہ دنیا میں اکیلی ہو، اور شاید اسے میرے سہارے کی ضرورت ہو۔ میں خوش فہمی کے انداز میں خود کو ہیرو تصور کرتا ہوا گاؤں پہنچ آیا۔ رات بھر اس کا حسین مکھڑا میری نظروں کے سامنے رہا۔ ایک لمحے بھی نیند نہ آئی۔ کروٹیں بدلتے ہوئے رات بسر کر دی اور دوسرے دن صبح سویرے ہی ناشتے سے فارغ ہو کر کھیتوں میں گیا۔ میں نے جو درخت کاٹے تھے ان کی ٹہنیاں کلہاڑی سے کاٹنے لگا اور ساتھ ہی 2 بجے دوپہر کا انتظار کرنے لگا کہ کب 2 بجیں اور میں کب قبرستان جا کر اس حسین دوشیزہ کا دیدار کر سکوں۔ 12 بجے میں نے درختوں کی ٹہنیاں علیحدہ کرنے کے بعد گھر آ کر سائیکل لی اور قبرستان کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں نے والدہ کو بتایا تھا کہ میں بزرگ کے پاس جا رہا ہوں۔ امی کو کوئی اعتراض نہ تھا۔ میں 1 بجے قبرستان پہنچا۔ ابھی چند لمحے ہی وہاں کھڑا تھا کہ وہ سرخ لباس میں ملبوس قبرستان کی حدود میں داخل ہوئی۔ مجھے دیکھ کر مسکرائی۔ میں بھی جواباً مسکرا دیا۔ اس کے ہاتھ میں گلاب کے پھول تھے، شاید قبروں پر ڈالنے کے لیے لائی تھی۔ میں کافی دیر تک اس کا دیدار کرتا رہا۔ کافی دنوں تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ پھر ایک دن مجھے اس نے اشارہ کیا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے قبرستان کے اندر چلتا رہا۔ وہ اپنی مخصوص قبروں پر جا کر بیٹھ گئی۔ میرے سامنے ہی اس نے قبروں پر پھول بکھیرے اور ایک درخت کے سائے میں میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور آنسوؤں کے ساتھ اپنی رام کہانی سنائی کہ کسی ظالم نے اس کا پورا گھرانہ موت کی وادی میں پہنچا دیا ہے اور اب وہ اس ظالم انسان سے بدلہ لینا چاہتی ہے، اور بولی، سنا ہے کہ تم گاؤں میں سب سے بہادر انسان ہو، گاؤں کے لوگوں کو تم پر فخر ہے، ہر میدان جیت کر لوٹتے ہو۔ میں نے کہا، ہاں، آپ نے بالکل درست سنا ہے۔ پھر وہ بولی، میں کب سے یہاں ہر روز تمہارا انتظار کرتی تھی کہ کبھی نہ کبھی تو آپ سے ملاقات ہوگی، اور آج تم مجھے مل گئے۔ میرا کوئی سہارا نہیں ہے، پورا گھرانہ تباہ ہو گیا ہے۔ اگر تم مجھے اپنے گھر پناہ دے دو تو میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ میں نے کہا، رات کو امی ابو سے بات کروں گا اور انہیں راضی کر لوں گا، آپ بے فکر رہیں، میں آپ کے دشمنوں سے انتقام لوں گا۔ کافی دیر تک باتیں ہوتی رہی اور اس کے بعد میں گھر آ گیا۔ رات کو جب ابو آئے تو امی اور ابو دونوں سے بات کی کہ ایک بے سہارا، لاچار، دکھی اور پریشان لڑکی ہے، کوئی بھی اس کے آگے پیچھے نہیں ہے، اسے سہارے کی ضرورت ہے۔ پہلے تو ابو نہ مانے، لیکن پھر اس کے اکیلے پن اور بے سہارا لفظوں کے زور پر مان گئے اور کہا کہ تم نہیں، میں خود جا کر لاؤں گا اور ہم گاؤں میں اسے اپنا رشتہ دار ظاہر کریں گے۔ ابو کی پلاننگ درست تھی۔ دوسرے دن ابو نے چھٹی کی اور 1 بجے کے قریب جو میں نے جگہ بتائی تھی وہاں چلے گئے۔ 3 بجے وہ لڑکی اور ابو گھر واپس آ گئے۔ میرے بہن بھائی، امی اس کا حسن دیکھ کر اس کی تعریفیں کرتے رہ گئے۔ وہ بار بار پیار بھری نظروں سے مجھے دیکھتی تھی، جیسے میرا شکریہ ادا کر رہی ہو کہ میں نے اس پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ پھر رات ہوئی تو سبھی گھر والے اپنے بستروں پر چلے گئے۔ امی نے اسے علیحدہ کمرہ دیا تھا تاکہ وہ اپنی مرضی سے بلا جھجک رہ سکے۔ رات ہوئی تو اس کے کمرے سے زور زور کی چیخوں کی آواز سنائی دی، جس پر ہم سب گھر والے جاگ گئے اور اس کے کمرے کی طرف بھاگے۔ اس کے بستر پر 5 سیاہ ناگوں کو دیکھ کر ہم کانپ کر رہ گئے۔ یہ سیاہ ناگ اپنے پھن پھیلائے اسے دبوچ لینے کے لیے کھڑے تھے۔ میں یہ منظر پہلے تو دیکھ کر پریشان ہو گیا، کیونکہ اس سے پہلے کبھی ہمارے گھر میں ایسا نہ ہوا تھا، اور آج یہ 4 خطرناک سانپوں کو دیکھ کر میں تو کیا سبھی گھر والے خوفزدہ ہو گئے تھے۔ میں نے درخت کی ایک لمبی سی ٹہنی پکڑی اور ان کو مارنے کے لیے آگے بڑھا تو سبھی نے نیچے چھلانگ لگا دی اور دیکھتے ہی دیکھتے کمرے کی دیواروں میں غائب ہو گئے۔ اس کے بعد ہم نے پورے گھر میں انہیں تلاش کیا، لیکن وہ نہ ملے۔ ہمارے اس خوف و ہراس اور چیخو پکار سے ہم سائے بھی ہمارے گھر آ گئے
और वो भी सांपों की बातें सुनकर हैरान और परेशान रह गए। सभी को खतरा हो गया कि कहीं ये जहरीले नाग किसी को नुकसान ना पहुंचा दे। काफी देर तक उन्हें तलाश किया। जब वो ना मिले तो आहिस्ता आहिस्ता सभी घर वाले दोबारा अपने अपने बिस्तरों में जाकर लेट गए। लेकिन सांपों के खौफ की वजह से किसी को भी नींद न आई। इसी तरह रात गुजर गई। दूसरे दिन भी सांपों को घर के कोने कोने में तलाश किया, लेकिन नाकाम रहे। सोचा कि वापस चले गए होंगे। दिन गुजर गया, रात हो गई। वो लड़की जिसने अपना नाम रिमशा बताया था, उसने अपनी मीठी अदाओं से सब घर वालों के दिलों में घर कर लिया था। दूसरी रात भी लोग सो गए। जब सुबह हुई तो जमशेद भाई के अलावा सब लोग जाग गए। जब अम्मी जमशेद को जगाने गई तो उसका अकड़ा हुआ मुर्दा जिस्म देखकर चीख कर रह गई। हम सब घर वाले जमशेद के इर्द गिर्द जमा हो गए। वो तो रात के किसी हिस्से में इस दुनिया से अपना नाता खत्म कर चुका था। उसकी गर्दन पर तो गहरे निशान थे जहां खून के धब्बे थे। बाकी का तमाम जिस्म पीला जर्द हो रहा था, ऐसे जैसे किसी ने उसका तमाम खून निचोड़ दिया हो। सभी चीखों पुकार कर रहे थे। गांव के लोग आहिस्ता आहिस्ता हमारे घर जमा हो रहे थे और हर किसी की जुबान पर यही अल्फाज थे कि ये मौत सियाह नागों की वजह से हुई है, जिन्होंने इसका तमाम खून चूस लिया है। गांव वालों की बातें दुरुस्त थी, क्योंकि हम सबका भी यही ख्याल था। इस मौत ने हम सबको हिलाकर रख दिया था। असर के बाद जमशेद भाई को कब्रिस्तान जाकर सुपुर्दे खाक कर दिया गया। रिमशा ऐसे उदास और गमगीन थी जैसे उसने जमशेद की मौत का गहरा असर लिया हो। दूसरे दिन रस्म कुल अदा की गई। उसके बाद गांव वाले अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए। रात हो गई। भाई की मौत की बातें गांव के हर फर्द की जुबान पर थी। ये सियाह नाग कहाँ से आ गए थे, किसी को खबर न थी। दूसरी बात यह थी कि हमारा घर गांव के छप्पड़ के ऊपर ही था। शायद इस छप्पड़ से ये सांप रूनुमा हुए थे। 3 दिन बाद एक दिन जब सवेरे उठे तो रोजी आपी को अपनी चारपाई पर मुर्दा हालत में पाया। जवान बहन की मौत पर मैं लरस कर रह गया। उसकी गर्दन पर भी 2 नोकीले दांतों के धब्बे मौजूद थे। ऐसा लगता था सांपों ने उसकी गर्दन में घुसकर उसके जिस्म का सारा खून चूस लिया हो। उसका जिस्म भी वैसे ही पीला जर्द हो रहा था जैसे जमशेद भाई का था। एक बार फिर हमारे घर में कोहराम मच गया था। इस मौत पर हर किसी को शुबा ही न था, बल्कि पूरा पूरा यकीन हो चुका था कि जहरीले नाग ही घर में छुपे बैठे हैं, जो रात के अंधेरे में जाहिर होते हैं और सोते में इंसान का खून पी जाते हैं। उनकी गर्दन को ऐसे दबोच लेते हैं कि चंद सेकंड तड़प कर वो ख़त्म हो जाता है और उनके मुंह से चीख तक नहीं निकलती। आप ही को दफनाने के बाद गांव वालों के मशवरे से ये बात तय हुई कि गांव में किसी सपेरे को बुलाया जाए ताकि वो इन जहरीले नागों पर कब्जा जमा कर उठा कर ले जाए। रात जैसे तैसे गुजर गई। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही रस्म कुल से फारिग होकर गांव का एक आदमी जाकर सपेरे को ले आया। तमाम हालात वाक़यात जानने के बाद सपेरे ने बीन बजाना शुरू कर दी ताकि घर के जिस हिस्से में सांप वगैरह होंगे निकल आएंगे। 4 घंटे की मुसलसल जिद्दोजहद के बाद भी कोई सांप बीन की आवाज़ पर सामने न आया। सपेरा पसीने से तरबतर घर के कोने कोने में जाकर बीन बजाता रहा, लेकिन नाकाम रहा। फिर आखिर थक हार कर बोला, यहाँ घर में कहीं भी सांपों का नामो निशान तक नहीं है। या तो सांप वापस छप्पड़ में चले गए हैं या फिर उन्हों की आड़ में कोई और आसेबी ताकत ये खून बहा रही है। आसेबी ताकत का नाम सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे दरख्त काटने वाला तमाम वाकया याद आ गया, जो एक भयानक शक्ल वाली डाइन ने कहा था कि तुमने हमारी बस्ती तबाह की है, हम तुम्हारा खानदान तबाह कर देंगे। ये वाकया याद आते ही मैं सांपों को भूल गया था और सभी को आगाह कर दिया कि वाकई ये आसेबी ताकतें हैं जो हमें तबाह कर रही हैं, और ये उस वक्त आती हैं जब हर कोई ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहा होता है। हमें उसका हल तलाश करना चाहिए। मैंने तमाम बात रिमशा से कह डाली। चुड़ैल का नाम सुनकर वो भी कांप कर रह गई थी और बोली, मुझे चुड़ैलों से बहुत खौफ आता है, मैं यहाँ से आज ही चली जाऊंगी। मैं बेसहारा लड़की हूँ, यहाँ तुम्हारी मदद हासिल करने आई थी, लेकिन तुम खुद परेशान हो, मैं किसी और के दर पर चली जाती हूँ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो शायद मुझसे सच्चा प्यार करती थी। मैंने कहा, तुम फिक्रमंद ना हो, जब तक मैं जिंदा हूँ चुड़ैल तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, तुम मुतमईन रहो। हम गांव वाले जल्द ही इसका हल तलाश कर लेंगे। 1 हफ्ता इसी तरह बीत गया। उसके बाद एक सुबह जब हम लोग नींद से बेदार हुए तो मेरे दोनों छोटे भाई मुर्दा हालत में पड़े नजर आए। उन दोनों की गर्दनों पर नोकीले दांत और खून के धब्बे देखकर साफ जाहिर हो रहा था कि यह काम चुड़ैल के अलावा किसी का नहीं हो सकता। हमारे घर में जैसे कयामत बरपा थी। एक एक करके सभी मौत की वादी में जा रहे थे।
रो रो कर अम्मी जान की आंखें अंधी हो रही थी। अब्बू जान ने काम पर जाना छोड़ दिया था। उधर रिमशा की हालत भी दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वो रोजाना मौतें देख देख कर जीते जी मर रही थी। आज का दिन फिर रोने धोने में गुजर गया और चुड़ैल के खात्मे का हल किसी से भी ना निकल सका। मुसलसल 4 अमवात से हम लोग बिखर कर रह गए थे और फिर दुखी दिल पर जबर करके भाइयों को भी सुपुर्दे खाक कर दिया गया। लेकिन मेरे अंदर जो लावा बल रहा था, ऐसे लगता था जैसे सब कुछ जलाकर राख बना देगा। मैंने इमाम मस्जिद को बुलाया, उसने घर में कुरान ख्वानी की। उसके बाद 1 हफ्ता बिल्कुल ठीक रहा, लेकिन मेरा दिल कहता था कि अभी चुड़ैल के इंतकाम की आग ठंडी ना हुई होगी। वो कभी भी किसी भी वक्त हमलावर हो सकती है। 1 हफ्ते बाद सुबह सवेरे अम्मी जान की कर्बनाक आवाजें मेरे कानों से टकराई। वो बुरी तरह चीख रही थी, हम लुट गए, मेरी मासूम बेटियां चुड़ैल के पंजों का शिकार हो गईं। और फिर मैंने जब मासूम बहनों की चारपाइयां देखी तो वो दुनिया से बेनियाज होकर सो रही थी। उनकी गर्दन में पेवस्त होने वाले नोकीले दांतों से उनके जिस्म का सारा खून निचोड़ लिया गया था। गांव का हर फर्द डरा डरा और सहमा सहमा नजर आने लगा था। हमारी तो आंखें भी पथरा गई थी। बहनों की मौत की वजह से अम्मी जान नीम पागल हो गई। वो गांव की हर औरत को डाइन कहती। अब्बू जान की कैफियत देखकर रोना आता था। मेरी एक गलती की वजह से इतनी बड़ी तबाही हुई थी। बाकी की तीनों बहनों ने दीवारों से टकरे मार मार कर अपने सर को लहूलुहान कर लिया था। अम्मी जान ने रिमशा को बालों से दबोच लिया कि तुम ही चुड़ैल हो, तुमने मेरे बच्चों को मार डाला है। मैंने बामुश्किल रिमशा के बाल छुड़ाए। भाइयों को दफन करने के बाद जब मैं वापस आया तो रिमशा आंसू बहाती हुई घर से बाहर जा रही थी। मैंने कहा, कहाँ जा रही हो रिमशा? वो बोली, जहां से आई हूं। तुम्हारी माँ ने। मैंने उसकी बात काट डाली और कहा, तुम तो जानती हो कि वो गांव की हर औरत को चुड़ैल कहती हैं। तुम घर चलो, मैं कोई और हल निकालता हूं। बड़ी मुश्किल से रिमशा को मनाकर मैं घर लाया। उधर अम्मी जान का सर लहूलुहान था। पूछने पर पता चला कि ये पागल हो गई हैं। दीवारों से टक्करें मारती फिर रही हैं। डंडे से घर आई औरतों पर वार करती हैं। तमाम की तमाम औरतें घरों को चली गई हैं। अम्मी जान बिल्कुल चुड़ैलों जैसे कह कहे लगा रही थी, अजीबोगरीब बातें कर रही थी। 15-20 दिन के अंदर अंदर इतनी अमवात देखकर माएँ तो पागल हो ही जाती हैं। लिहाजा एक रात वो ऐसी सोई कि सुबह को वो जिंदा न उठ सकी। मुझे ये सदमा ऐसा दिल को लगा कि मैं दीवार की दहलीज पकड़कर बैठ गया। मेरा दिमाग चकरा गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। हर आने जाने वालों को अजीब नज़रों से देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जुबान किसी ने खींच ली हो। बात करने की कोशिश करता लेकिन बात ना होती। उधर बहनों ने पीट पीट कर अपने सरों के बाल नोच डाले थे। गांव वाले हमारी बेबसी पर रो रहे थे। मैं एक बहादुर इंसान, एक कमज़ोर दिल इंसान बना हर किसी को देखता रह गया। मुसलसल 2 दिन तक ये कैफियत मुझ पर सवार रही। तीसरे दिन दिमाग दुरुस्त हुआ तो वालिदा की कब्र पर जाकर खूब रोया। इतना रोया कि आंखों से पानी की जगह खून आने लगा। गांव वालों ने हमें यह मकान छोड़ देने का मशवरा दिया था। गांव वालों के मुताबिक इस घर में चुड़ैलें आबाद हो चुकी थी और वो अपना इंतकाम ले रही थी। जब मकान बदलने की बात हुई तो रिमशा बोली, अगर वहां भी चुड़ैल आ गई तो? रिमशा की इस बात पर मुझे गुस्सा तो बहुत आया। दिल चाहा कि 2-4 थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारूं, लेकिन कुछ न कर सका। मैंने सब्र से काम लिया कि गांव वालों को क्या तमाशा दिखाना। हर कोई यही कहेगा कि घर लाकर उस पर जुल्म कर रहे हैं। मैंने रिमशा को समझाया, खुदा से बेहतरी मांगते हैं, ऐसी बातें जुबान पर नहीं लाते। तुमने तो दिल दुखाने वाली बातें कर डाली हैं। मेरी बात सुनकर रिमशा ने माजरत कर ली। मैं रिमशा के हुस्न के सामने बेबस था। वो मेरे दिल में इस कदर समा चुकी थी कि दिल उसे निकालना भी चाहता तो ना निकाल पाता। उसने मुझे पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले रखा था। मैं उसका दीवाना बनकर रह गया था। उसे उदास परेशान देखकर रोने को जी चाहता। मेरी तरह उसका भी यही हाल था, जो सब कुछ लुटाकर अकेली रह गई थी। कितना हौसला था उसमें कि उसका पूरे का पूरा घराना कब्रों में दफन करने के बाद वो इस उम्मीद पर जी रही थी कि कोई तो उसके दुश्मन का बदला लेगा। और फिर जो बात मैंने भी उससे सख्ती से की थी, मैंने भी उससे माजरत की कि मैंने तुम्हारा टूटा हुआ दिल मजीद तोड़ा है। वो बोली, कोई बात नहीं, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है और मैं कर भी क्या सकती हूँ। तुम्हारे रहमो करम पर हूँ। अगर प्यार से पेश आएंगे तब भी यहीं रहना है, अगर सख्ती करेंगे तब भी। दिन तो गुजारने ही है ना। उसकी इस बात ने मेरे दिल को चीर कर रख दिया था। दिल चाहा उसे इतना प्यार करूं कि वो अपना सब कुछ भूल जाए। मेरे दिल में उसका प्यार और ज्यादा गहरा हो गया था। मैं पहले से ज्यादा उससे प्यार करने लगा। हम लोगों ने मकान बदल लिया और हमारे खेतों के करीब एक भैंसों वाला कमरा था। हमने उसमें रिहाइश इख्तियार कर ली।
यहाँ कुछ दिन सुकून रहा। उसके बाद एक दिन फिर हमें कमरे में वही 5 काले और जहरीले नाग नजर आए जो अपना आप दिखाने के बाद गायब हो गए थे। मैंने गांव वालों को सांपों के बारे में बता दिया तो सभी परेशान हो गए। गांव वालों ने वो मकान फौरी छोड़ देने का मशवरा दिया और इस गांव से दूसरे कोने पर एक 2 कमरों वाला मकान था जहां हम फौरी शिफ्ट हो गए। यहाँ माहौल काफ़ी बेहतर था। किसी किस्म का कोई वाकया उन चंद दिनों में पेश न आया था। हर कोई दोबारा मामूल की ज़िंदगी की तरफ आने लगा था। अब्बू जान भी दोबारा काम पर जाने लगे। बहन भी घर के कामकाज में मसरूफ़ हो गई और रिमशा को भाभी भाभी कहने लगी। और एक दिन बहनें कहने लगी, हमने भैया की शादी सिर्फ आपसे ही करनी है, आप ही हमारी भाभी बनेंगी। रिमशा भी भाभी के नाम से बहुत खुश हुई, जिससे साफ जाहिर था कि वो मुझे दिल से प्यार करती थी। लेकिन क्या मालूम था कि यह खुशी भी रास न आएगी। एक रात तकरीबन 1 बजे तक घर में हंसी मजाक होता रहा। उसके बाद रिमशा बोली, अब सब जाकर आराम करें, बाकी बातें सुबह होंगी। लिहाजा हम अपने अपने बिस्तरों में जाकर लेट गए। तकरीबन 2 घंटे के बाद बहन के कमरे से दिलदोज़ चीख बुलंद हुई। मैं छलांग मारकर चारपाई से उतरा और सीढ़ियाँ उतरता हुआ नीचे कमरे में आया तो वो खून में लथपथ तड़प रही थी। मैंने रिमशा के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया लेकिन अंदर से जवाब न आया। उधर बहन की तड़प और आहोजारी देखी ना जा रही थी। मैंने दोबारा रिमशा के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया तो रिमशा आंखें मलते मलते बाहर निकली और फिर वो बहन की हालत देखकर तड़प गई। अब्बू भी नीचे उतर आए थे। दर्द से तड़पते हुए मेरी बहन रेशम कह रही थी, अब्बू वो चुड़ैल, अब्बू जान वो सियाह चुड़ैल, उसने मेरी जान लेने की कोशिश की तो मैं एकदम जाग गई। अब्बू जान उस चुड़ैल को इस घर से निकाल दो, अब्बू ये हम सबको ख़त्म कर देगी। मैंने पूछा, कहाँ है वो चुड़ैल? वो बोली, वो और इसके साथ ही उसकी आंखें बंद हो गई। रेशम की मौत पर मैं धाड़े मार मार कर रोया था। बाकी की अमवात तो सोते में हुई थी लेकिन ये सबसे दिल खराश थी। वो मरने से पहले चुड़ैल के कब्जे में पूरी तरह नहीं थी और उसने बता दिया था कि खून वाकई चुड़ैल कर रही है। वैसे भी ये पहली मौत थी जो मेरे सामने तड़प तड़प कर दम दे रही थी। वो चुड़ैल कौन थी ये बताने से पहले वो अपने खालिक की हकीकी से जा मिली थी। रेशम आपी के मरते ही गांव के लोग जोक दर जोक हमारे घर आने लगे। मुझे मालूम न था कि आपी रेशम भी हमें इतनी जल्दी दागे मुफारकत दे जाएंगी। अभी कुछ घंटे पहले तो वो हंस हंस कर हम सबसे बातें कर रही थी। रिमशा को भाभी भाभी कहकर उसको शर्मिंदा कर रही थी और अब बिल्कुल खामोश लेटी हुई थी। मैंने उसे बार बार पुकारा, रेशम आपी उठो, लेकिन कहाँ। छोटी बहनों ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया था। गांव की औरतें भी चीखो पुकार कर रही थी। अब्बू जान सख्ते में आ गए। 6 माह के अंदर अंदर 8 अमवात जो हमारे खानदान की बर्बादी थी। रेशम आपी ने मरने से पहले जो चुड़ैल वाले अल्फाज बोल दिए थे उसके बारे में जहन बार बार सोच में गुम हो रहा था। वो चुड़ैल कौन हो सकती थी? चुड़ैल का इशारा किसकी तरफ था? काली सिया लंबे दांतों वाली भयानक सूरत वाली। ये अल्फाज बार बार मेरे दिमाग के गोशों से टकरा रहे थे। बिलाखिर आपी रेशम को भी रात के अंधेरे में दफन कर दिया गया था। सभी लोग वापस आ गए थे लेकिन मैं कब्र पर ही रहा और वहां बैठा आपी के कातिल और बाकी के बहन भाइयों के कातिल के बारे में सोचता रहा। मैं काफ़ी देर वहां बैठा रहा। उसके बाद मुझे किसी ने बुलाया। मैंने मुड़कर देखा तो पीछे रिमशा खड़ी थी। उसे कब्रिस्तान में देखकर मैं चौंक कर रह गया। रिमशा, तुम यहाँ अकेली अंधेरे में? वो बोली, घर में तुम्हें ना पाकर मैं तुम्हें यहाँ तलाश करते करते पहुंच आई हूँ। कब तक यहाँ बैठे रहोगे? उठो, घर चलो। तुम्हारे यहाँ बैठने से रेशम वापस तो इस दुनिया में नहीं आ सकती। मेरा ध्यान उसकी बातों पर ना था, सिर्फ उस पर था कि वो रात के अंधेरे में अकेली यहाँ कैसे आ गई। क्या उसे अंधेरे से खौफ ना आता था? क्या उसे कब्रिस्तान की वीरान सुनसान झाड़ियों से खौफ ना आया? क्या वो वाकई मेरी तलाश में आई थी? मेरा दिमाग उलझ कर रह गया। वो बार बार कह रही थी, उठो, घर चलो, यहाँ बैठे रहना अच्छा नहीं होता। उसके बार बार इसरार पर मैं उठा और गांव की तरफ चल पड़ा। कुछ आगे आया तो सामने वही सियाह नाग नजर आए जो मुझे देखते ही फन फैलाकर खड़े हो गए थे। वो सब मेरा रास्ता रोके खड़े थे। रिमशा डरो खौफ से सहम गई थी। मैंने उसे दिलासा दिया कि मौत तो आनी है। अगर इन सांपों के हाथों मेरी मौत है तो फिर बच नहीं सकते, और अगर इनके हाथों मौत नहीं है तो फिर ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मैं चंद कदम पीछे हटा तो सांप चंद कदम आगे बढ़े। मैं और पीछे हटा तो वो और आगे बढ़े। मैं रिमशा को लेकर दोबारा कब्रिस्तान आ गया, लेकिन मेरी नज़र सांपों की तरफ थी। फिर जब वो इधर उधर चले गए तो मैं उठा और रिमशा को साथ लेकर गांव आ गया।
रिमशा का कब्रिस्तान पहुंचना मेरे लिए बाइसे तशवीश था। यह पहली औरत थी जिसे मैंने रात की तारीकी में अकेले कब्रिस्तान में देखा था, और दूसरा ये कि मेरी मुलाकात भी रिमशा से कब्रिस्तान में ही हुई थी। शायद ये कब्रिस्तान आने जाने की उसकी आदत थी। यह भी हो सकता था कि जिसका सब कुछ लुट चुका हो उसे अपनी जान की परवाह ना हो। जिसका पूरा खानदान कब्रिस्तान में सो रहा हो उसे कब्रिस्तान आने जाने से भला क्यों खौफ आता। जब इस किस्म के ख्याल जहन में उभरने लगे तो रिमशा का कब्रिस्तान जाना कोई अजीब न लगा। वैसे भी वो मेरी तलाश में वहां गई थी। मेरा सच्चा प्यार उसे खींचकर यहाँ कब्रिस्तान में ले आया था। जो वसवसे मेरे दिमाग में सर उभारते, दिल उनकी फौरी तरदीद कर देता। पूरी रात इसी कश्मकश में गुजर गई। दूसरे दिन मेहमान वगैरह रस्म कुल से फारिग होने के बाद वापस चले गए। अब्बू जान को चुप लग गई थी, किसी से बात ना करते, बस अपने ही ख्यालों में पागलों की तरह इधर उधर घूरते रहते। उन्हें कभी कब्रिस्तान से पकड़ कर लाते, कभी छप्पड़ के किनारे बैठे होते, कभी गांव से काफ़ी दूर निकल जाते। हमारा कुनबा आहिस्ता आहिस्ता बर्बादी और मौत की तरफ जा रहा था। गांव वालों ने रिमशा के बारे में बातें करना शुरू कर दी कि जब से ये लड़की घर में आई है इस घर में सफ़े मातम बिछ गई है। न जाने कब ये अपना मनहूस चेहरा यहाँ से लेकर जाएगी और कब गांव में सुकून होगा। औरतों की और रोज़ाना की बातें गांव में गर्दिश करती करती एक दिन रिमशा के कानों से जा टकराई, और फिर रिमशा जैसे जहर उगलने लगी। गुस्से से उसका चेहरा ऐसे हो गया जैसे अभी पूरे गांव वालों को ख़त्म कर देगी। लेकिन वो जल्दी संभल गई और मुझे कहा, इकबाल, गांव की औरतों ने अब मेरे खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है और मैं नहीं चाहती कि इन लोगों से मेरी वजह से आप दुश्मनी में पड़ जाएं। लिहाजा मुझे जहां से लाए थे आप वहीं छोड़ाएं। मैं समझ लूंगी मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। बस अपनी ज़बान को रोको, आगे एक लफ्ज़ भी ना बोलना। जिन ज़ुबानों से तुम्हारे खिलाफ बातें निकलेगी वो ज़ुबानें काट कर रख दूंगा। मेरी इस बात पर रिमशा मुस्कुरा दी और कहा, इकबाल, मुझे आपसे यही तवक्को थी। मैं मान गई हूं आपकी मोहब्बत को, मैं आपकी दीवानी हो गई हूं। आप इंसान नहीं देवता हैं। और फिर जब रात हुई तो गालिबन आधी से ज़्यादा बीत चुकी थी। सितारों से छत का हर हिस्सा बखूबी साफ नजर आ रहा था। रिमशा के कमरे का दरवाज़ा खुला था। छत पर से अंदर कमरे का माहौल साफ नजर आ रहा था। मैंने ऊपर छत से ही कमरे का जायजा लिया तो अंदर रिमशा नजर न आई। मुझे तशवीश हुई कि रिमशा कहाँ जा सकती है। मैं उसके बारे में सोचता हुआ नीचे उतर आया और उसके कमरे में चला गया। रिमशा को गायब पाकर मैंने दूसरे कमरे में जाकर बहनों के पास देखा। रिमशा वहां भी मौजूद न थी। कहाँ जा सकती है इस रात की तन्हाई में, जबकि बैरूनी दरवाज़ा भी अंदर से बंद था। मैंने घर का कोना कोना छान मारा लेकिन रिमशा कहीं नजर न आई। मैंने बहनों को जगाना मुनासिब न समझा और दोबारा ऊपर छत पर आ गया। रिमशा का यूं अचानक गायब होना मेरे लिए परेशानी का सबब था। मैंने छत पर सोए हुए अब्बू जान को हिलाया और आहिस्ता से कहा कि अब्बू जान, रिमशा घर में नहीं है। मेरी बात पर अब्बू चौंक गए। ये एक नया जख्म था जो मैंने उनके दिल पर लगा दिया था। वो तो पहले ही मुरझा चुके थे, अंदर से टूट चुके थे। घर से 7 लाशों का बोझ उन्होंने खुद अपने कंधों पर उठाया था। मेरी बात पर उन्होंने जवाब दिया, बेटा यहीं कहीं होगी, कहाँ जा सकती है। वो भी उठकर चारपाई पर बैठ गए और नीचे सहन में देखने लगे। जिस छत पर हम सोए हुए थे दरअसल ये जानवरों का कमरा था, जहां हमारे आने से पहले भैंसें वगैरह बांधी जाती थी, और सामने 2 कमरे छत पर से वाजे नजर आते थे। जिस छत पर हम बैठे हुए थे ये कमरा मैंने देखा था। अभी हम दोनों बाप बेटा कमरे का जायजा ले रहे थे कि हमें जानवरों के उस कमरे से वही 5 काले नाग निकलते नजर आए, जो पहले रिमशा के कमरे में गए। उसके बाद जो ही मेरी बहनों के कमरे में दाखिल होने लगे, मैंने ऊपर खड़े ही चीखें मारनी शुरू कर दी और भागता हुआ छत से नीचे उतर आया। जानवरों के उस कमरे से रिमशा भी उड़े हुए रंग के साथ बाहर निकली। क्या हुआ इकबाल, क्या हुआ है? मेरी चीखें सुनते ही वो घबराई हुई आवाज में बोले जा रही थी, रिमशा, सांप, काले नाग, मेरी बहनों के कमरे में। बहनें भी जाग गई थी। मैंने उन्हें कहा, चारपाई से नीचे पाँव न रखना, और खुद कुल्हाड़ी पकड़कर कमरे में घुसकर सांपों को तलाश करने लगा, लेकिन नाकाम रहा। सांप गायब हो चुके थे। रिमशा परेशानी की हालत में घर के कोने कोने को देखे जा रही थी। हमसाये के लोग भी अपनी अपनी छतों पर खड़े हमारे चीखने की वजह मालूम कर रहे थे। उन नागों को गायब पाकर मैंने रिमशा की तरफ रुख किया और कहा, तुम उस कमरे में क्या कर रही थी? मैंने तुम्हें पूरे घर में तलाश किया, लेकिन तुम्हें ना पाकर मैं परेशान हो गया था। इससे कबल के मैं अपनी बात को मजीद बढ़ाता रिमशा बोली, ये काले नाग दूसरी दफ़ा मेरे कमरे में गए थे। अचानक मेरी आंख खुल गई
तो मैंने सब्र से काम लिया। अगर चीखें मारना शुरू कर देती तो गांव वाले कहते कि यहाँ तो रोजाना ही ऐसा होता है। मैंने किसी न किसी तरीके से उन सांपों को भगा दिया, और जब महसूस किया कि यहाँ खतरा है तो तुम्हारी बहनों के कमरे में गई। मुझे वहाँ जगह न मिली तो यहाँ कमरे में आकर लेट गई। अब ये सांप मेरा पीछा कर रहे हैं। ये मेरी जान के दुश्मन हैं और मैं जीना चाहती हूँ, तुम्हारे लिए और अपने उजड़े खानदान के इंतकाम के लिए। उसकी इस कहानी में मुझे सच नजर आया था, और फिर मैंने उसे डांटने की माजरत कर ली, जो उसने फौरी माफ कर दी। उसकी इज्जत मेरी बहनों और छोटे भाइयों के दिल में और बढ़ गई थी। हमसायों को टाल मटोल वाली बात सुनाकर कहा कि अब खैरियत है, तब वो लोग चले गए। फिर बाकी की रात जागने में गुजर गई। दूसरे दिन मैंने गांव वालों से सांपों के बारे में बात की तो उन्होंने कहा, ये सांपों की कहानी हमारी समझ में नहीं आ रही। यह हमारे घरों में क्यों नहीं आते? सिर्फ आपके खानदान के दुश्मन क्यों हैं? जहनो दिमाग पर जोर देकर सोचो कि तुमसे या तुम्हारे किसी घर के फर्द से कोई गलती हो गई होगी, जिसकी वजह से सांप तुम सबको खत्म करना चाहते हैं। एक बुजुर्ग ने कहा, अच्छा है कि तुम लोग ये गांव ही छोड़ दो और किसी दूसरी जगह चले जाओ। उस बुजुर्ग की बात की सभी लोगों ने तायद की, और मैंने कहा कि मैं आज ही ये गांव छोड़ जाऊंगा। लिहाजा कब्रिस्तान के दूसरी तरफ गांव में एक खाली मकान देखकर वहां चले गए। यहाँ चंद दिन हंसी खुशी गुजर गए। एक दिन मैंने कहा, अब्बू जान, अब मैं रिमशा से जल्द शादी करना चाहता हूँ। अब्बू जान भी इस रिश्ते पर राजी थे। वो बोले, मैं कल मौलवी साहब से बात करके तुम दोनों का निकाह पढ़वा देता हूँ। मैं कितना खुशकिस्मत इंसान था जिसे उसका प्यार मिलने वाला था, हमेशा हमेशा उसके करीब रहने वाला था। यह मकान काफ़ी बड़ा था, तकरीबन 5 कमरे थे। कुशादा सहन था जिसमें दरख्त भी थे। तकरीबन 1 कनाल पर मुश्तमिल रकबे पर यह मकान था। यहाँ सभी लोग अपने अपने कमरों में सोते। रात हो चुकी थी और अब मैं सुबह सवेरे रिमशा को अपनाने वाला था। मैं आधी रात तक जागता रहा था। उसके बाद मैं नींद की आगोश में चला गया। मुझे अभी सोए हुए तकरीबन 1 घंटा हुआ होगा कि अब्बू के कमरे से हाय मर गया और तड़पने की आवाज़ें सुनाई दी। मैं भागता हुआ अब्बू के कमरे की तरफ गया। अंदर से दरवाज़ा बंद था। मैंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया, लेकिन किसी ने भी दरवाज़ा न खोला। बहनें भी जाग चुकी थी, लेकिन रिमशा अपने कमरे में सोई रही। मैंने कुल्हाड़ी के वार करके दरवाज़ा तोड़ दिया। अंदर से एक हेवला निकला, जो सिर्फ मुझे महसूस हुआ, लेकिन उस वक्त मेरे दिमाग और नज़रों पर अब्बू की सूरत थी। हम अब्बू के करीब पहुंचे तो वो लहू लहान और मुर्दा हालत में पड़े थे, जिन्हें देखकर बहनें भी तड़प उठी थी और फिर रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। बेचारी मासूम थी, लेकिन सब जानती थी, समझती थी। दोनों छोटे भाई भी एक तरफ अब्बू की लाश पर गिरे रो रहे थे। रिमशा भी अपने कमरे से बाहर निकल आई थी। वो भी आते ही अब्बू की लाश पर गिर पड़ी और जोर जोर से रोने लगी। मेरे बाद रिमशा ही थी जो सबसे बड़ी थी। यहाँ गांव वालों को हमने रिमशा को मामू की बेटी जाहिर किया हुआ था और बताया था कि जल्द शादी भी करने वाले हैं। जब रिमशा अब्बू की मैयत से उठी तो उसके कपड़े भी खून में भीग गए थे। सारा दिन आहोजारी में गुजरने के बाद अब्बू को भी उसी कब्रिस्तान में जाकर दफन कर दिया गया, जहाँ 3 बहनों, 3 भाइयों और माँ की कब्रें थी। हमारे घर पर यह सब क्यों हो रहा था, किसी की समझ में नहीं आ रहा था। कभी कभी ये ज़रूर दिमाग में आता कि चुड़ैल अपने उजड़े खानदान का बदला ले रही है, और अब्बू के कमरे से जो हेवला सहन की तरफ बढ़ा था, उसने ये बात वाजे कर दी थी कि वाकई ये उसी चुड़ैल की इंतकामी कार्रवाई है। लिहाजा दूसरे दिन रात को वहाँ खेतों में गया और जहाँ चुड़ैल नमूदार हुई थी वहाँ बैठकर रोना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद एक भयानक शक्ल वाली चुड़ैल मेरे सामने खड़ी थी, जो कह लगा रही थी। उसकी शक्ल से मुझे वहशत होने लगी थी। एक चीज़ जो मैंने गौर से देखी वो ये थी कि उस चुड़ैल की उंगलियां ना थी, बल्कि उसकी जगह छोटे छोटे सांप थे, जो रेंग रेंग कर एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे थे। जब चुड़ैल ने वो हाथ मेरी तरफ बढ़ाया तो वो छोटे छोटे सांप वही काले नाक बनकर मेरे सामने आ गए। अपने बहन भाइयों और वालिदैन की मौत का सबब भी जान गया, और फिर हाथ जोड़कर उस भयानक शक्ल वाली चुड़ैल के सामने बैठ गया कि मुझे माफ़ कर दे, मेरा तमाम खानदान तुमने निगल लिया है, एक एक करके सभी को ख़त्म कर दिया है। मेरी मिन्नत और समाजत पर उसने एक वहशतनाक कहकहा लगाया और बोली, उस वक्त तो तुम बहुत खुश थे जब लम्हों में मेरा खानदान मौत की वादी में पहुंचाया था। देखो, तुमने मुझे अकेला कर दिया है, और मैं भी उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक तुम्हारे खानदान को एक एक करके ख़त्म न कर दूं। मैं चाहती तो तुम्हारे खानदान वालों को एक ही दिन, एक ही रात में ख़त्म कर देती, लेकिन नहीं, मैं तुम्हें तड़पता हुआ देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने घर के अफराद की मौतें देख देख कर तड़पते रहो।
میں نے اس کی منت کی کہ ختم کرو یہ خونی کھیل. میں نے تمہارا خاندان جان بوجھ کر ختم نہیں کیا. مجھے نہیں معلوم تھا کہ ان درختوں کے بیچ تمہاری رہائش گاہیں ہیں, تمہاری بستیاں آباد ہیں. بہت تڑپ لیا میں نے, اب ہمت نہیں ہے تڑپنے کی. میری جان لے لو اور میرے گھر والوں کو چھوڑ دو. میری اس بات پر اس نے قہقہہ لگایا اور بولی, تم بھی میرے پنجوں کا نشانہ ضرور بنو گے. یہ پہلو میرے جسم کا ایک حصہ ہیں اور میں جب چاہوں ان سے تمہاری روح جسم سے کھینچ سکتی ہوں, لیکن ابھی تمہارا وقت نہیں آیا. اس کے ساتھ ہی وہ میری نظروں کے سامنے ایک طرف چلتی ہوئی غائب ہو گئی. میرا رونا دھونا, میری منت و سماجت ناکام رہی. اس کے انتقام کی آگ ٹھنڈی نہ ہوئی تھی. اپنی بہنوں اور بھائیوں کی میں مزید اموات نہیں دیکھ سکتا تھا. میں نے تہیہ کر لیا کہ اب یہ اموات نہیں ہونے دوں گا. میں کسی بزرگ کی خدمات حاصل کروں گا اور اس خونی چڑیل کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلا کر بھسم کر دوں گا. اس سے قبل کہ وہ مزید خون کرے, مجھے اس کا خون کرنا تھا. میں رات کے اندھیرے میں ہی گاؤں واپس آ گیا. گھر میں گاؤں کی عورتیں اور مرد بیٹھے ہوئے تھے. بہن بھائی ایک کونے میں بیٹھے اپنی بے بسی پر آنسو بہا رہے تھے. رمشا غمگین چہرہ لیے گاؤں کی عورتوں کی طرف سے اس خاندان پر ڈھائے جانے والے ظلمات کی کہانیاں سنا رہی تھی. میں نے گھر آ کر باری باری اپنی بہنوں اور بھائیوں کو سینے سے لگایا, ان کے رنجیدہ چہروں کو بوسے دیے. یہ تو پھول تھے جو ناکردہ گناہوں کی سزا پا رہے تھے, اور جو قبروں کی زینت بن چکے تھے وہ سب بھی میرے کارنامے کی وجہ سے وہاں تک پہنچے تھے. ان سب کی قاتل چڑیل نہ تھی, میں تھا. ہاں, میں خود تھا. میں بہن بھائیوں کو گلے لگا کر خوب رویا, بہنوں کے سروں پر ہاتھ پھیرتا رہا. اب میں ان کو مرنے نہیں دینا چاہتا تھا. میں ان کا محافظ بن کر زندہ رہنا چاہتا تھا. وہاں بیٹھے ہوئے مردوں سے کسی خدا کے بندے کے بارے میں معلومات حاصل کرنے لگا جس نے چڑیلوں کو جکڑا ہو, جس نے چڑیلوں کو اپنی قید میں رکھا ہو. اور پھر جلد ہی مجھے ایک آدمی سے معلومات حاصل ہو گئی کہ شہر میں ایک ایسا بزرگ موجود تھا جو یہ کام کرتا تھا. اس کے قبضے میں سینکڑوں چڑیلیں اور جنات ہیں. اور پھر رات میں نے بہن بھائیوں کی حفاظت میں جاگتے ہوئے گزار دی. دوسرے دن صبح سویرے میں نے شہر کا رخ کر لیا. وہاں جا کر پتہ چلا کہ وہ بزرگ شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں اور 15 دن بعد آئیں گے. میں نے ان کے مریدوں سے بات کی تو پتہ چلا کہ یہ کام صرف وہی کر سکتے ہیں, بڑے سے بڑے دیو کو قبضے میں کر لیتے ہیں. میری کہانی سن کر ان سب کے دل دہل گئے تھے, لیکن وہ بھی میری طرح بے بس ہی تھے. اب 15 دن گزارنے میرے لیے مشکل تھے. بہن بھائیوں کی حفاظت میرے ذمہ تھی. چڑیل کی زبانی یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ وہ جلد ہی میرے بہن بھائیوں کو بھی خون میں نہلا دے گی. اور اب میں سب کچھ جاننے کے باوجود بھی کیسے اپنے بہن بھائیوں کو موت کے منہ میں دھکیل سکتا تھا. ان کے معصوم اور مرجھائے چہرے میری نظروں کے سامنے ادھر ادھر پھر رہے تھے اور بار بار سوال کر رہے تھے کہ بھیا, سبھی لوگ ایک ایک کر کے ہمیں چھوڑ کر قبروں میں کیوں جا رہے ہیں؟ کیا گناہ کیا ہے ہم سب نے کہ ہر کوئی لہو میں لت پت صبح مرا ہوا نظر آیا ہے؟ پہلے بہن بھائی گئے, پھر بہن اور بھائی گئے. امی جان پاگل ہو گئی اور اس کے بعد وہ بھی مر گئی. اب ابو بھی دنیا سے رخصت ہو گئے. بھیا, ہمیں کس جرم کی سزا مل رہی ہے؟ معصوم بہن بھائیوں کے چہروں پر لکھے یہ سوالات مجھے چیخیں مار مار کر رونے پر مجبور کر رہے تھے. میں نے کلہاڑی ہاتھ میں پکڑ لی اور مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا کہ جو ہی وہ چڑیل گھر میں داخل ہوگی, کلہاڑیوں کے وار سے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا. وہ پوری رات بہن بھائیوں کا پہرا دیتے گزر گئی. کئی بار نیند نے مجھے اپنی آغوش میں لینے کی کوشش کی, لیکن جب غنودگی طاری ہوتی میں فوری ہاتھ منہ دھو لیتا اور یوں ہی جاگتے تمام رات گزار دی. اور صبح سویرے بہن بھائیوں کے اناج کا بندوبست کیا. اپنی موجودگی میں سبھی کو کھانا کھلایا. ہماری حالتوں پر پورے گاؤں والوں کو ترس آتا تھا. کوئی چاول تو کوئی آٹا اور کوئی باقی ضروریات زندگی کی اشیاء گھر آ کر دے جایا کرتا. ہمارے سروں پر ماں سوائے گاؤں والوں کے کسی اپنے بڑوں کا سایہ نہ تھا, اور جو سائے تھے وہ میں نے اپنے ہاتھوں سے قبروں میں اتار دیے تھے. 2 دن مکمل طور پر دن رات جاگتا رہا اور قرآنی آیات کا ورد کرتا رہا. تیسری رات سبھی بہن بھائی سوئے ہوئے تھے اور دوسرے کمرے میں رمشا بھی خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی. تقریباً آدھی رات کا وقت ہوگا کہ رمشا کے کمرے سے مجھے وہی سیاہ ناگ نکلتے نظر آئے. پہلے تو میں پریشان ہو گیا اور رمشا کی سلامتی کی دعا کرنے لگا کہ خدا اسے لمبی زندگی سے نواز دے. وہ تو ان ناگوں کی وجہ سے پہلے ہی بہت خوفزدہ تھی. اب اس کے کمرے سے ان ناگوں کو نکلتے دیکھ کر میں اس کے حق میں دعائیں کرنے لگا. اب ان ناگوں کا رخ بہن بھائیوں کے کمروں کی طرف تھا. میں نے کلہڑی ہاتھ میں مضبوطی سے تھام لی. مجھے سامنے دیکھ کر وہ سبھی ناگ پھن پھیلائے مجھے خوفزدہ کرنے لگے. ان کے بارے میں جان چکا تھا کہ یہ سانپ چڑیل کے چھوڑے ہوئے ہیں اور اصل سانپ نہیں ہیں. ایک سانپ نے زور سے مجھ پر حملہ کر دیا
उधर मैंने भी फुर्ती से काम लिया और कुल्हाड़ी को सामने कर दिया। कुल्हाड़ी देखकर सभी सांप गायब हो गए। कहीं दोबारा वो सांप हमलावर ना हो जाएं ये सोचकर मैंने बहन भाइयों का पहरा तेज कर दिया। ये रात भी खैरियत से गुजर गई। सुबह हो गई तो खुदा का शुक्र अदा किया। तकरीबन रात का वक्त था कि रिमशा मुझसे खफा हो गई कि मैं उसमें दिलचस्पी नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ बहन भाइयों की फिक्र में हूँ। मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन वो न मानी, जिस पर मैं तैश में आ गया और एक थप्पड़ उसके मुंह पर जड़ दिया, जिसके जवाब में उसने भी एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर दे मारा। उसका थप्पड़ इस कदर वजनी था कि मेरे होश उड़ गए। ऐसे लगा जैसे ये कोई इंसानी थप्पड़ ना हो। और साथ ही वो चीखी, तुम मुझे अपने घर में लाकर जलीलो खुआर कर रहे हो, मुझ पर जुल्म कर रहे हो। प्यार और मोहब्बत के वादे करने के बाद अब मेरी फिक्र तक नहीं रहती है। उसकी बात दुरुस्त थी, लेकिन जब से वो घर आई थी हमारा घर मौत की वादियों में जा रहा था। मैं फिर भी उसे प्यार करता था, लेकिन बहन भाइयों का ख्याल भी मुझ पर लाजिम था। वो गुस्से से अपने कमरे में घुस गई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। ना कुछ खाया और ना ही कुछ पिया। वो भी सच्ची थी और मैं भी झूठा ना था। रिमशा के थप्पड़ से मेरे चेहरे पर निशान पड़ गया था। बहन भाइयों ने भी दोनों की गलती जाहिर की। बहरहाल रात गुजरती जा रही थी। सभी बहन भाई सो गए थे। रिमशा भी अपने कमरे से बाहर न निकली। आधी रात को आज फिर उसके कमरे से वही काले नाग बाहर आए। आज फिर मैंने कुल्हाड़ी सीधी कर ली, लेकिन शायद आज वो मेरा खात्मा करने पर तुले थे। एक नाग ने जोर से मुझ पर छलांग लगा दी। बड़ी मुश्किल से उसके हमले से बचते हुए सीधी कुल्हाड़ी उसके सर पर दे मारी, जिससे उसके 2 टुकड़े हो गए। उसके 2 टुकड़े होते ही रिमशा के कमरे से चीखने और रोने की आवाज़ उभरी। शायद उस पर सांप ने हमला कर दिया था। एक तरफ बहन भाई, दूसरी तरफ रिमशा। मैंने बाहर से आवाज़ दी, रिमशा हिम्मत से काम लेना, खुदा मालिक है। नाग हमलावर होते रहे और मैं उनके हमले को पसपा करता रहा, उनके टुकड़े करता रहा। न जाने मुझे खुदा ने इतनी हिम्मत और ताकत कैसे दे दी थी कि मैंने सभी नागों को कुल्हाड़ियों के वार से टुकड़े टुकड़े कर दिया और सभी सांप टुकड़े होने के बाद गायब हो गए थे। उधर हर सांप के कत्ल पर रिमशा की दर्द भरी चीख उभरती रही। जब दिल को तसल्ली हो गई कि सांपों का खात्मा हो गया है, तो मैंने रिमशा का दरवाज़ा भी तोड़ दिया। हमसाए के लोग छतों पर खड़े ये मंजर देखते रहे। जब रिमशा के कमरे का दरवाज़ा तोड़ डाला तो रिमशा चारपाई पर औंधे मुंह गिरी रो रही थी और पूरा बिस्तर लहूलुहान था। उसके हाथ की उंगलियां कटी हुई थी। उसे लहूलुहान देखकर मैं तड़प कर रह गया और कहा, रिमशा ये सब क्या है? बहन भाई भी रिमशा के कमरे में आ चुके थे। वो भी उसके कटे हाथ को देखकर हैरान परेशान थे। मेरे सवाल पर वो मेरे पांव पड़ गई और बोली, इकबाल मुझे माफ़ कर दो, आज मैंने तुम पर हाथ उठाया था। देख वो हाथ मैंने काट दिया है। उसकी इस हरकत पर मेरी आंखों में आंसू आ गए। कितना प्यार करती थी वो मुझसे और मैंने ख्वामखा उसे डांट दिया था। मैं उसके कटे हाथ को काफ़ी देर तक देखता रहा। बहनों ने अपने दुपट्टे फाड़कर उसके हाथ पर बांध दिए। उस पर मिट्टी लगाई। खून खुश्क होना शुरू हो गया। मुझे उस वक्त उस मासूम पर बहुत तरस आया। उसके इस फेल से मेरे दिल में उसकी मोहब्बत और ज़्यादा हो गई थी। अगर अब वो जिंदा होते तो आज वो मेरी दुल्हन बनी होती, लेकिन शायद खुदा को अभी ये मंजूर ना था। वो अभी तक मेरे लिए गैर थी। मैं उसको हाथ लगाना गुनाह समझता था, सिर्फ दिल से सच्चा प्यार करता था। एक छत के नीचे रहने के बावजूद भी हमारे दिलों में शैतान न उतरा था। हमारी मोहब्बत सच्ची और पाकीज़ा थी। मुसलसल 1 हफ्ता जागने से मेरी आंखें पथरा गई थी। मैंने एक दिन हमसाई की ड्यूटी लगाई कि वो बहन भाइयों का ख्याल रखें ताकि मैं सो सकूं, क्योंकि मैं जानता था कि उस चुड़ैल के खूनी पंजों से हम सब बहन भाई महफूज रह सकते थे। मैं अपने खेतों में चला गया और एक डेरे पर खूब सोया, यहाँ तक कि शाम के साए फैल गए। जब मैं उठा तो हर सू अंधेरा ही अंधेरा था। मैं जल्दी से घर की तरफ भागने लगा तो किसी के तेज पंजों ने मुझे जकड़ लिया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सामने वही भयानक चुड़ैल खड़ी थी। उसके खौफनाक चेहरे से खौफ आता था, लेकिन इतना मैं जानता था कि पहले वो मेरे बहन भाइयों का खात्मा करेगी, फिर मैं उसका शिकार हूँगा। मैंने कुरानी आयत का विर्द शुरू कर दिया तो उसने मुझे छोड़ दिया और बोली, इकबाल बहुत चालाक इंसान हो तुमने मेरा हाथ काट कर अच्छा नहीं किया। इसका इंतकाम भी मैं तुमसे लूँगी। मैं खुद मौके की तलाश में हूँ। जब कभी भी मौका मिला कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। मैंने पहली दफ़ा हिम्मत की और कहा, अनकरीब तुम्हारी ताकत ख़त्म होने वाली है। उसके बाद मैं तुझे जकड़ लूँगा और अपने घर के एक एक फर्द के खून का तुमसे हिसाब लूँगा। मेरी इस बात पर चुड़ैल का कहकहा बुलंद हुआ। जिसामत के लिहाज से वो तकरीबन 10 गज लंबी थी और जितनी लंबी थी उतनी ही खौफजदा शक्ल की थी। देख से बड़ा सर, लाल सुर्ख मोटी मोटी गोल आंखें, मुंह से बाहर निकले लंबे दांत और चुड़ैलों की तरह बिखरे बाल। अगर मेरा दिल कमज़ोर होता तो उसके खौफ से कब का मर गया होता,
لیکن ابھی مجھے اس کا خاتمہ کرنا تھا۔ میں نے گھر کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ پیچھے سے آوازیں آتی رہی، کسی کو نہیں چھوڑوں گی، اپنے اجڑے خاندان کا بدلہ لوں گی، جب تک تم سب کا خاتمہ نہ کر لوں چین سے نہیں بیٹھوں گی۔ اس کی آوازیں میرے کانوں کے پردے پھاڑتی رہی، لیکن میں بھاگتا ہوا گھر کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ گاؤں کے قریب پہنچتے ہی سامنے رمشا کھڑی نظر آئی اور مجھے دیکھتے ہی بولی، میں کب سے تمہیں تلاش کر رہی تھی، کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے اسے تمام واقعہ سنایا اور کہا، تم گھر سے باہر نہ نکلا کرو، کہیں تم بھی چڑیل کے ہاتھوں کا شکار نہ ہو جاؤ۔ گھر پہنچ کر سبھی کو ٹھیک حالت میں دیکھ کر میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اب چونکہ میں جی بھر کے سو چکا تھا، لہٰذا رات کو جاگنے میں پریشانی نہ ہوتی۔ خدا خدا کر کے یہ ہفتہ بھی گزر گیا۔ آج صبح سے ہی آسمان پر سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے اور آج میں نے شہر بھی جانا تھا، کیونکہ مجھے بزرگ صاحب کی مدد حاصل کرنی تھی۔ میں نے تمام بہن بھائیوں کو خوب پیار کیا اور انہیں سمجھایا کہ کوئی بھی اکیلے میں نہ رہے، ایک ساتھ رہنا ہے سب نے۔ موسم بھی ٹھیک نہیں ہے، ایک کمرے میں گھس کر بیٹھ جانا، میں 2-3 گھنٹے تک آ جاؤں گا۔ ہر بات سمجھانے کے بعد میں گھر سے نکل آیا۔ جب شہر پہنچا تو موسلا دھار بارش شروع ہو چکی تھی اور اس زور سے بارش ہوئی جیسے آج کے بعد دوبارہ بارش نہ ہوگی۔ جیسے تیسے ہوا میں بزرگ کے ڈیرے پر پہنچا اور خدا کی قدرت کے بزرگ مل گئے۔ پتہ چلا کہ رات کو ہی وہ واپس آئے تھے۔ ان کے مریدوں نے میری تمام کہانی پہلے ہی ان کو سنا ڈالی تھی، لہٰذا مجھے دیکھتے ہی انہوں نے بہت شفقت اور پیار کیا۔ تمام کہانی میری زبانی سنی، جس سے ان کی آنکھیں بھی اب دیدہ ہو گئیں۔ وہ میری کہانی سن کر تڑپ گئے۔ پھر انہوں نے مجھے کچھ لکھ کر دیا اور کہا، اسے اپنے پاس رکھنا، اور باقی بہن بھائیوں کے لیے بھی کچھ لکھ کر دیا اور کہا کہ یہ سبھی کے گلے میں ڈال دینا۔ خدا تعالیٰ کے فضل سے چڑیل کے شر سے محفوظ رہو گے، وہ آپ لوگوں کا بال بھی بیکا نہیں کر سکے گی۔ ویسے زندگی موت تو خدا کے ہاتھ میں ہے، بہرحال فوری گھر چلے جائیں۔ باہر بارش کا زور بھی ذرا بھی کم نہ ہوا تھا۔ میں بارش میں ہی وہاں سے چل پڑا۔ اگر کہیں رک جاتا تو پہنچنے میں دیر ہو جاتی۔ بارش میں بھیگتا ہوا چلتا رہا۔ آج دل پرسکون تھا۔ چڑیل نے بہت سخت انتقام لے لیا تھا۔ جیسے تیسے ہوا میں گاؤں پہنچا۔ گھر کے قریب پہنچتے ہی منہ سے ایک خوفناک چیخ بلند ہوئی۔ اس کے بعد میں گلی میں گر کر بے ہوش ہو گیا۔ میرا گھر اجڑا ہوا تھا۔ جس کمرے میں بہن بھائی بیٹھے تھے وہ چھت اب ملبے کا ڈھیر بنی ہوئی تھی اور گاؤں والے بارش میں ہی ملبہ ہٹا ہٹا کر نیچے سے میرے بہن بھائیوں کی لاشیں نکالنے میں مصروف تھے۔ جب ہوش آیا تو میرے سامنے چارپائیاں پڑی تھیں جن پر میرے بہن بھائی لہو میں سرخ ہوئے پڑے تھے۔ ہوش میں آتے ہی باری باری میں نے سب کی چارپائی پر گر کر ان کے چہروں کو بوسے دیے۔ گرے مکان کی اینٹیں اٹھا اٹھا کر چھت کو ماری۔ میں جہاں گرا تھا وہیں بزرگ سے لائے ہوئے تعویذ گیلی مٹی میں خراب ہو گئے تھے۔ رمشا گرے ہوئے ملبے پر بیٹھی غمگین آنکھوں میں نہ جانے کن سوچوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ اس وقت مجھے ہر سو بہن بھائیوں کی لاشیں ہی نظر آ رہی تھی۔ بارش کا زور کچھ ٹوٹ چکا تھا اور تقریباً 1 گھنٹے بعد بادل آسمان سے غائب ہو چکے تھے۔ تقریباً دن کے 4 بجنے والے تھے۔ نہ جانے کن کن لوگوں نے ان لاشوں کو غسل دیے، کن لوگوں نے کفن پہنائے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں ایک لٹا پٹا انسان اپنے بے جان وجود کو لیے ڈولتے قدموں سے اور جھکے کندھوں سے بار بار 5 چارپائیوں کو کندھا دیتا ہوا قبرستان کی طرف بڑھنے لگا۔ ان اموات پر آس پاس کے لوگوں نے بھی شرکت کی تھی۔ جو بھی سنتا سب کچھ چھوڑ کر میرے گھر بھاگ آتا۔ 5 جنازے قطار میں قبرستان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ یہ مکان کیسے گرا تھا کسی کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا۔ 13 افراد پر مشتمل اپنا کنبہ قبرستان کی زینت بن چکا تھا۔ ایک خاندان کا ایک علیحدہ قبرستان بنا ہوا تھا۔ بہن بھائیوں کو دفنانے کے بعد میں قبروں میں پڑا رہ گیا۔ کہاں جاتا، کون تھا اب میرا یہاں اس دنیا میں؟ سبھی تو یہاں لیٹے ہوئے تھے۔ یہ سب میری وجہ سے قبرستان میں دفن ہوئے تھے۔ یہ بات میری سوچوں میں بھی نہ تھی کہ چڑیل اس قدر ظالم اور انتقام لے سکتی ہے۔ کاش کہ جب میں درخت کاٹنے لگا تھا تو کوئی مجھے روک لیتا، تو آج یہاں تک نوبت نہ آتی۔ میں وہاں بیٹھا اپنے خاندان کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ دور سے مجھے رمشا آتی ہوئی دکھائی دی۔ وہی غمگین صورت، ڈگمگاتے قدموں سے چلتے چلتے وہ قریب آ کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جو قبروں کو بھگو رہے تھے۔ وہ کافی دیر تک میرے سامنے بیٹھی رہی اور بولی، اقبال۔ اس کی آواز پر میں چونکا۔ ہاں، وہ بولی، میں پاگل ہو گئی تھی۔ تمہارا پیار، تمہارے بہن بھائیوں، والدین کے پیار کو فراموش کر دیا تھا۔ مجھے آپ لوگوں کا سچا پیار نظر نہ آیا۔ میں اپنے خاندان کی بربادی کے انتقام کی آگ میں بھولتے ہوئے سب کچھ نگل گئی۔ جب تم لوگوں کو دیکھتی تو مجھے اپنا خاندان تڑپتا ہوا نظر آتا اور میں آگ بگولا ہو جاتی اور رفتہ رفتہ ہر کسی کو نگلتی رہی۔ رمشا کی ان باتوں نے مجھے چونکا دیا تھا۔
یہ کیا کہہ رہی ہو رمشا؟ ٹھیک کہہ رہی ہوں، میں مجرم ہوں تمہارے خاندان کی۔ تم نے جب میرا خاندان مارا تھا، مجھے تم سے بدلہ لینا تھا۔ جب کوئی طریقہ سامنے نہ آیا تو دوستی کا ہاتھ تمہاری طرف بڑھایا اور تم لوگوں کو اپنی گرفت میں جکڑ لیا اور تمہارے پاس رہ کر ایک ایک کر کے سبھی کو ختم کر ڈالا۔ یہ دیکھو میرا کٹا ہوا ہاتھ، یہ میں نے خود نہیں کاٹا تھا، تم نے کاٹا تھا سانپوں کو مار کر۔ وہ سانپ جو میری انگلیوں کی زینت تھے، تم نے انہیں کاٹ دیا۔ اس کے بعد رمشا کے منہ سے لمبے لمبے دانت باہر نکلنے لگے۔ سفید رنگت کی جگہ سیاہ رنگت نے لے لی۔ وہی چڑیل میرے سامنے کھڑی تھی جو مجھ سے بدلہ لینا چاہتی تھی۔ نہیں رمشا، نہیں، کہہ دو یہ سب جھوٹ ہے، تم ایسا نہیں کر سکتی۔ میری آنکھوں سے آنسوؤں کی قطاریں زمین میں جذب ہونے لگی، کیونکہ تم نے میرا ساتھ دیا تھا۔ مجھ سے تو انجانے میں یہ سب ہوا تھا، لیکن تم نے نہیں رمشا، تم پیار کے قابل نہیں ہو، تم چڑیل ہو، چڑیل، ڈائن ہو، خونی ڈائن۔ میں پاگلوں کی طرح ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ رمشا یہ کیا ہوا؟ یہ اعتماد مجھے بہت مہنگا پڑا۔ کیا کیا خواب دیکھے تھے میں نے، جو سب کے سب آنسوؤں میں بہہ گئے۔ میرا پیار ہی میرا خاندان کا قاتل نکلا۔ رمشا اپنی اصلی صورت کو ختم کرتے ہوئے دوبارہ رمشا کے روپ میں آ گئی، لیکن مجھے اس سے نفرت ہو چکی تھی، شدید نفرت، احسان فراموش تھی۔ وہ قاتل تھی میرے معصوم بہن بھائیوں کی، میرے والدین کی۔ کافی دن تک میں پاگلوں کی طرح قبرستان کے ارد گرد گھومتا رہا۔ پھر اچانک وہی شہر والے بزرگ یہاں آ گئے۔ شاید میری کہانی کی تڑپ انہیں چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ مجھے پاگلوں کی طرح بھاگتے دیکھ کر ہر بات سمجھ گئے۔ قدرتی امر اچھا تھا، انہیں دیکھ کر میرے حواس درست ہو گئے، پاگل پن کا دورہ ختم ہو گیا۔ پھر وہ بزرگ بولے، تمہارے تمام خاندان کی بربادی کا آج ہی علم ہوا ہے تو چلا آیا۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ پڑھا تو رمشا گرتی پڑتی ان کے پاس آ گئی۔ بزرگ بولے، بیٹا کیا یہی چڑیل ہے جس نے تمہارا سب کچھ اجاڑا ہے؟ رمشا کو دیکھ کر میں غصے سے لال ہو گیا۔ یہ چڑیل نہیں، خونی ڈائن ہے، اس نے نگل لیا ہے میرا خاندان، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ یہ میرے گھر مہمان بن کر آئی تھی اور سب کچھ چھین کر یہاں سے لے گئی ہے۔ بزرگ نے رمشا کو جکڑ لیا تھا اور پھر کچھ پڑھ کر اس پر پھونکا تو وہ چیخنے چلانے لگی۔ انہی چیخوں میں اس کی آواز دبتی چلی گئی اور اس کا جسم دھوئیں کی صورت اختیار کرتا گیا۔ وہ میری آنکھوں کے سامنے ہی چیختی چلاتی جل کر بھسم ہو چکی تھی، ہمیشہ کے لیے میری آنکھوں سے غائب ہو چکی تھی۔ وہ بھی میرے بہن بھائیوں اور والدین کے پاس جا چکی تھی۔ بزرگ مجھے دلاسا دیتے ہوئے واپس جا چکے تھے۔ اقبال نے کہانی سنانے کے بعد دوبارہ گڑھا کھودنا شروع کر دیا تو ایک چیخ بلند ہوئی، اور یہ چیخ اقبال کی تھی۔ جب اسے باہر نکالا گیا تو وہ بھی خالی کے حقیقی سے جا ملا تھا۔ اس کے مرنے پر غیروں نے آنسو بہائے، غیروں نے ہی غسل اور کفن کا انتظام کیا، اور اس کے بعد اسے بھی انہی قبروں کے پاس دفن کر دیا گیا۔ یوں ایک ہنستا بستا خاندان ایک غلطی کی وجہ سے قبروں میں آ بسا تھا۔ یہ کہانی آج سے 6 سال قبل ایک 70 سالہ بزرگ نے سنائی تھی، جو کہ آپ کے روبرو ویسے ہی پیش کر دی گئی ہے۔ دوستو، کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اور کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ۔